ओके, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कर लिया था सेकेंड पॉइंट तक ना, करेंसी अथॉरिटी और बैंकर्स एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ये वाला हमने कर लिया था। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट करना है विच इज गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। नाउ वी हैव टू डू बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक कौन होता है? सेंट्रल बैंक इज अ बैंक फॉर ऑल कमर्शियल बैंक्स। ये मैं सिर्फ इजी लैंग्वेज में इसलिए लिख रही हूँ यहाँ पर सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए। फॉर ऑल कमर्शियल बैंक्स एंड it also controls and regulates all the commercial banks of the country। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स का बैंक है। सबसे पहली चीज, सेंट्रल बैंक इज बैंक ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स। दूसरा, सेंट्रल बैंक सारे कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं दोनों चीजों पे हमारे यहाँ पर 2 पॉइंट्स बनेंगे। आप लोगों का जब भी ये वाला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन हाउ सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स, ये क्वेश्चन आप लोगों का 3 मार्क्स का आता है, जिसमें आप लोगों को, जिसमें बैंकर्स बैंक सिर्फ यही पार्ट आपका 3 मार्क्स का आता है, यही वाला बैंकर्स बैंक। ठीक है ना, सुपरवाइजर के ऊपर एज सच क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट इन केस अगर आपसे पूछा जाए, नहीं भी पूछा जा रहा है, देन ऑल्सो यू विल मेंशन अबाउट सुपरवाइजर, बिकॉज उसमें सिर्फ एक ही लाइन आप लोगों को लिखनी है। अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं बैंकर्स बैंक। सेंट्रल बैंक बैंकर्स बैंक 3 वजह से कहलाया जाता है। वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स के पैसे को अपने पास रखता है, कैश रिजर्व। क्या होता है कैश रिजर्व? हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, बहुत सारे बच्चों ने उसके नोट्स भी भेजे थे मुझे। हाँ जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैश रिजर्व बच्चों? एनीवन? कैश रिजर्व रेशियो हमने पढ़ा था। एनीवेज, मैं बता देती हूँ। कैश रिजर्व का मतलब है मिनिमम कैश जो कमर्शियल बैंक्स किसके पास मेंटेन करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मेंटेन। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, यहां पर हम लिख देते हैं दैट सेंट्रल बैंक कीप्स मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ कैश ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के कैश का मिनिमम फ्रैक्शन मेंटेन करते हैं कौन? सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है अपने पास। तो उनके पैसों की क्या है? कस्टडी है, कस्टडी ऑफ कैश रिजर्व रेशियो ऑफ कमर्शियल बैंक। दूसरा, एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, पैसे लेने का या देने का आखिरी जरिया, लास्ट ऑप्शन टू डिपॉजिट और टू विड्रॉ मनी। जैसे कि हम लोग अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं कमर्शियल बैंक में, विड्रॉ करते हैं कमर्शियल बैंक से, लेकिन कमर्शियल बैंक को अगर पैसों को डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है तो वो कहाँ जाएंगे? दे विल गो टू द सेंट्रल बैंक। सो जनरल पब्लिक withdraw and deposit money in commercial banks
but commercial banks withdraw and deposit इन सेंट्रल बैंक. उनकी डायरेक्ट डीलिंग कहाँ से होती है? सेंट्रल बैंक से. तो जहां पर जनरल पब्लिक डील कर रही है कमर्शियल बैंक, वही कमर्शियल बैंक का आखिरी सहारा क्या है? दैट इज द सेंट्रल बैंक. तो इट इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, आखिरी जरिया पैसा डिपॉजिट या विड्रॉ करने का. तीसरा आता है एज अ क्लियरिंग हाउस एजेंट. क्लियरिंग हाउस एजेंट का मतलब, अब हम सबके पैसे जो हैं वो यहाँ पर होते हैं कमर्शियल बैंक के पास. छोटे छोटे कमर्शियल बैंक्स मैंने यहाँ पर बना दिए. ये सब कमर्शियल बैंक्स जो हैं ये क्या करते हैं? ये सब कमर्शियल बैंक्स अपने पैसे को का जो एक मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ कैश है वो कहां पर रखते हैं? दे कीप इट विद द सेंट्रल बैंक. ठीक है, यहाँ पर मैंने काफी सारे कमर्शियल बैंक बनाए. ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक, एसबीआई, पीएनबी, ओबीसी, ठीक है ना, सिंडिकेट बैंक, या फिर आपका जेएनके बैंक, ये जितने भी आपके बैंक्स हैं, ये सारे बैंक्स ने अपने पैसों को कहां पर जमा कर दिया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, ठीक है, और एक बैंक ले लेते ओवरसीज बैंक. ये सारे बैंक्स ने अपने पैसे को जमा करा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है. अब सपोज कुछ बैंक्स के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई. सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है, ओवरसीज बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई, इंडियन बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई, और पीएनबी को पैसे की जरूरत पड़ गई. ये सारे बैंक्स को पैसा चाहिए. इनको म्यूचुअल क्लेम सेटल, इनका पैसे को सेटल कौन करेगा? आरबीआई विल प्रोवाइड मनी टू दीज बैंक्स. आरबीआई के पास इन सारे बैंक्स के कैश रिजर्व है. इन सारे बैंक्स के कैश रिजर्व हैं. तो इस कैश रिजर्व को जब आरबीआई मेंटेन करता है तो ये आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आरबीआई जरूरत पड़ने पर इनके फाइनेंशियल क्लेम्स, यानी मुसीबत के टाइम पर, पैसे की जरूरत के टाइम पर, इन बैंक्स के फाइनेंशियल क्लेम को क्या किया जाए? सेटल किया जाए. ठीक है ना. सो स्टेट जितने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटल्स, क्लियरिंग हाउस फंक्शन में लिख देते हैं, सेंट्रल बैंक keeps the reserve of all commercial banks. So it also settles the financial claim of commercial banks. मुझे बताओ इन तीनों का जो एक मेजर एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया बेटा आप लोगों को? Yes, ma'am. तो अभी हमें यहाँ पर पढ़ना है इनका एक्सप्लेनेशन. एक मिनट जरा मैं इसके एक्सप्लेनेशन पर आ जाती हूँ. हाँ, तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर custodian of cash reserve. As a custodian of cash reserve commercial banks, the central bank maintains the cash reserve of commercial bank. Every commercial bank has to keep a certain percentage of cash reserve with central bank. Example में हम लिख देते हैं जो हमने 20% of cash reserve ratio पर पढ़ा था, ठीक है ना, as studied in credit creation process. इतना याद रख लेना आप लोग. नेक्स्ट आता है एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, पैसे लेने और देने का आखिरी जरिया. A banker to the bank, central bank acts as lender of last resort. In other words, in case commercial bank fails to meet their financial requirement from other sources, they can
they can, as a lender of last resort, approach to the central bank for loans in advance. Central bank assist banks through discounting of approved securities and bill of exchange. यानी वो उनको पैसा कब देते हैं? जब वो अपनी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज या बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराते हैं. आप लोगों को हम लोगों ने पढ़ा था डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, जहां पर दो लोगों के बीच का क्लेम सेटल हो रहा था. यहाँ पर बैंक्स के बीच का क्लेम सेटल किया जाता है. बैंक्स अपनी सिक्योरिटीज को, अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को सेंट्रल बैंक को दे देते हैं और उसके रिगार्ड में उनको पैसा मिल जाता है. फिर आता है एज क्लियरिंग हाउस फंक्शन. नाउ व्हाट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन? सारे के सारे बैंक्स के जो म्यूचुअल या फाइनेंशियल क्लेम्स हैं, उन क्लेम्स को सेटल कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स के पैसे को का कुछ रिजर्व अपने पास मेंटेन करता है. सिंस इट इज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कमर्शियल बैंक, central bank can act as a clearing house of these banks. Since all banks have their account with central bank can easily settle the claim of various banks against each other simply by book entries of transfer and to their account. Book entries of the transfer मतलब RBI ने पैसा SBI को दिया, तो पैसा जो है ट्रांसफर हुआ, RBI उसकी एंट्री मेंटेन करेगा, SBI भी उसकी एंट्री मेंटेन करेगा. द अमाउंट इज बीन ट्रांसफर्ड. ठीक है ना? इसने यहाँ पर लिख दिया पेड टू, इसने यहाँ पर लिख दिया रिसीव्ड फ्रॉम. तो इसको हम बोलते हैं बुक ऑफ एंट्रीज. दिस मेथड ऑफ सेटलिंग अकाउंट इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. मुझे बताओ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है इस वाले पार्ट तक? क्लियरिंग एजेंट सिखाते हैं. क्लियरिंग एजेंट, देखो बेटा, क्लियरिंग एजेंट का मतलब जैसा अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था इस वाले पार्ट में, आरबीआई क्योंकि बहुत सारे बैंक्स के पैसे का रिजर्व अपने पास रखता है, तो इन केस अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं? वो उनको पैसा प्रोवाइड करते हैं, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑफ कोर्स उनको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है आरबीआई के पास, लेकिन आरबीआई अगर पैसा दे रहा है तो आरबीआई, अगर सपोज राघव आप ही किसी को पैसा दे रहे हो, आप मुझे पैसे दे रहे हो, लोन दे रहे हो आप मुझे, तो आप कहीं ना कहीं उसकी कोई एंट्री मेंटेन करके रखोगे और मुझसे भी एक कोई ना कोई कागज लोगे, राइट? यस मैम. है ना? बाय यू विल कीप इट इन द फॉर्म ऑफ अ प्रूफ कि देखो मैम मैंने तो आपको लोन दिया था और इतने टाइम में आपको वापस करना है. सो दैट इज अ बुक ऑफ which you will maintain a record with yourself. Why you will maintain that record? So that in future there is no confusion like that. तो जब भी पैसा ट्रांसफर होता है तो वो क्या किया जाता है? वो आरबीआई भी और जिस बैंक को पैसा मिल रहा है वो अपने पास उसकी एक बुक एंट्री करते हैं ट्रांसफर. मुझे बताओ क्लियर हो गया इतना पार्ट? यस मैम. अभी आ जाता है इसमें सुपरवाइजर. आपसे पूछा जाए आपसे नहीं पूछा जाए, बट यू विल मेंशन दिस पार्ट आल्सो बिकॉज आप लोगों को अपने मार्क्स कम नहीं करवाने एग्जाम में. अच्छा, सेंट्रल बैंक सुपरवाइजेस, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द कमर्शियल बैंक. जो मैंने ऊपर बताया था सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता कौन है? सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है. रेगुलेशन ऑफ बैंक मे बी रिलेटेड टू लाइसेंसिंग. मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, मैं दोबारा बता देती हूँ आज. सारे के कोई भी कमर्शियल बैंक बिना सेंट्रल बैंक के लाइसेंस के साथ, बिना सेंट्रल बैंक के लाइसेंस के ओपन नहीं हो सकता. अगर उन्हें ब्रांचेस बढ़ानी है देन आल्सो दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम सेंट्रल बैंक. अगर सेंट्रल बैंक की रूल्स रेगुलेशंस ना माने जाए तो बैंक को लिक्विडेट कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, उनके एसेट्स को बेच दिया जाता है. सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स को मैनेज कौन करता है? सेंट्रल बैंक. अमेलगमेशन मतलब बैंक्स को एक साथ ज्वाइन कर देना. जैसे so many banks have now come under PNB, some banks have come under your State Bank of India, many of your banks have come under Indian Bank. तो उसको हमने क्या बोला? बैंक्स अमेलगमेट हो गए, ज्वाइन हो गए. ठीक है, तो जैसे ओरिएंटल ये आपका ओबीसी जो है ये किसके अंडर आ गया आपका? इट हैज कम अंडर योर पंजाब नेशनल बैंक, तो वो मर्ज हो गया पंजाब नेशनल बैंक के साथ. लिक्विडेशन जो अभी हमने पढ़ा, लिक्विडेटिंग ऑफ एसेट्स मतलब बेच देना, और लिक्विडेशन का मतलब बैंक को बंद कर देना. ये सारी की सारी चीजें, ये सारी पावर्स किसके हाथ में होती हैं? सेंट्रल बैंक के हाथ में होती हैं.
सेंट्रल बैंक कंट्रोल कैसे करता है? टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करता है सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स का एनुअल ऑडिट के नाम से, एनुअल ऑडिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। मुझे बताओ ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया? किसी Yes, ma'am. ओके, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। मनी सप्लाई का मतलब भी हमने पढ़ा था, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। कंट्री में कितना पैसा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पब्लिक के पास है। पब्लिक का मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कितना पैसा कंट्री में पब्लिक के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, दैट इज नोन एज मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन होगा, मनी सप्लाई कम होगा तो डिफ्लेशन होगा। तो इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है? दिस मनी सप्लाई इज बीन कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द मनी सप्लाई। और वो उसको कंट्रोल एंड रेगुलेट कैसे करेंगे? वो उसको कंट्रोल एंड रेगुलेट करेंगे बाय सम इंस्ट्रूमेंट्स। दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सेंट्रल बैंक चलाता है। अंडर विच पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर दो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले मैं आपको क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का मतलब बताती हूँ। इनको जनरल टूल्स भी बोला जाता है। डायरेक्टली कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ मनी को कंट्रोल करना, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, द टूल्स under monetary policy which directly controls the quantity of money supply। जो डायरेक्टली मनी के सप्लाई की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड को हम सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या सिलेक्टिव टूल्स भी बोलते हैं। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या है? इट गिव्स डायरेक्शन टू द मनी सप्लाई। डायरेक्शन टू द मनी सप्लाई मतलब पैसा कहां पर लगना चाहिए और कितना लगना चाहिए। दैट इज बेसिकली नोन एज गिविंग डायरेक्शन। ज्यादा, कम और कहां पर पैसे को लगाना है, दैट कम्स अंडर द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? मनी के सप्लाई की क्वांटिटी को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। और क्वालिटेटिव मेथड क्या करते हैं? डायरेक्शन देते हैं उस मनी सप्लाई। मुझे बताओ ये समझ में आया इतना पार्ट? सब लोग को क्लियर हो गया इतना पार्ट बच्चों? Yes, ma'am. अच्छा अच्छा, अभी हम यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और जनरल टूल्स, these are the instruments of money monetary policy that affect overall supply of money or credit. These instruments do not direct or restrict the flow of credit। इसका पैसे के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। इनका लेना देना किससे? कि मनी की क्वांटिटी को कंट्रोल करना है। अब इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स आएंगे, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स मैं यहाँ पर एक ट्रिक के थ्रू आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ। इन्फ्लेशन के टाइम पर क्या होगा और डिफ्लेशन के टाइम पर क्या होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर बता रही हूँ, मनी सप्लाई
अगर कंट्रोल नहीं है, इफ नॉट कंट्रोल्ड, तो ये मनी सप्लाई या तो इंक्रीज हो जाएगा या फिर ये मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया तो वो किस चीज को लीड करेगा? इन्फ्लेशन। Inflation. इन्फ्लेशन। और अगर डिक्रीज हो गया तो इट मे लीड टू डिफ्लेशन। अब आप लोग इसको एक ट्रिक की तरह याद रख लेना बेटा। ट्रिक क्या बोलती है? इन्फ्लेशन का मतलब मनी का सप्लाई बढ़ गया है, बहुत ज्यादा मनी का सप्लाई है कि पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। तो इस टाइम पर तो क्या करा जाएगा? ऑल रेट्स, जितने भी रेट्स हैं, हैज टू बी इंक्रीज्ड। इनका भी मैं नीचे रीजन दूंगी, बस अभी आप पहले ये समझ लो, हैज टू बी इंक्रीज्ड। और डिफ्लेशन के टाइम पर ऑल रेट्स हैज टू बी डिक्रीज्ड। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। आपकी ट्रिक क्या कह रही है? अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में भी ये पूछा जाएगा, कंट्री में इन्फ्लेशन है, तो कंट्री में इन्फ्लेशन है, क्या करेंगे? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, क्रेडिट रैशनिंग, कुछ भी पूछ लें आपसे। डेफिनेशन तो ऑफ कोर्स आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, बट व्हेन इट कम्स टू द ट्रिक, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है इन्फ्लेशन है, सब कुछ बढ़ रहा है, सारे रेट्स को बढ़ा दिया जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ रहा है, रेट्स भी बढ़ जाएंगे। और अगर इन केस कंट्री में है डिफ्लेशन, ये मनी सप्लाई डिक्रीज हो रहा है और डिफ्लेशन की कंडीशन है, तो उस टाइम पर सारे रेट्स को क्या कर दिया जाएगा? डिक्रीज कर दिया जाएगा। यहां तक सबको क्लियर हुआ बच्चों, इतना पार्ट? Yes, ma'am. अच्छा, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्यों, वाई, मतलब हमें यहाँ पर रीजन पढ़ना है, वाई ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इट इज बीन इंक्रीज्ड all the rates and during deflation all the rates are being decreased। ठीक है ना? अब इनका रीजन क्या क्या है? सबसे पहली चीज मैं यहां पर लिख रही हूं, अगर इन्फ्लेशन है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन all rates are increased, सारे रेट्स को इंक्रीज क्यों कर दिया जाता है? सो दैट commercial banks are left with लेस स्टॉक ऑफ मनी, उनके पास मनी का फ्लो कम हो जाए या उनके पास स्टॉक ऑफ मनी कम हो जाए। जब इनके पास स्टॉक ऑफ मनी कम हो जाएगा, व्हेन कमर्शियल बैंक्स आर लेफ्ट विद लेस स्टॉक ऑफ मनी, देयर लेंडिंग पावर विल रिड्यूस। जो वो लोन ग्रांट करते हैं वो पावर कम हो जाएगी। जब इनकी लेंडिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा? लेंडिंग पावर के रिड्यूस होने से कमर्शियल, लोन कम लेंगे। very good, commercial banks will increase the rate of interest on the provision of loan। Ma'am, here all rates refer to everything like commodities also, or only the bank Only bank, items? only the interest rate on the loans। Suppose if I talk about education loan, then your this thing housing loan, किसी भी चीज का आप लोन लेने जाओगे तो उन सारे लोन के ऊपर कमर्शियल बैंक आपसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। प्रोविजन ऑफ लोन्स, जब लोन का रेट बढ़ जाएगा तो हम लोग कम लोन लेंगे कि ज्यादा लेंगे बच्चों? कम लेंगे। हाँ जी, कम लेंगे, जब लोन, हम कम लोन लेंगे। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जनरल पब्लिक will be discouraged
टू टेक लोन्स, जब वो कम उधार लेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसका रिजल्ट क्या होगा? मनी सप्लाई या मनी फ्लो विल रिड्यूस। सब में एक ही चीज लिख कर आनी है आपको। मुझे बताओ, इन्फ्लेशन वाला पार्ट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. डिफ्लेशन वाले पार्ट पर, अगर है कंट्री में डिफ्लेशन, ठीक है, ऑल रेट्स आर डिक्रीज्ड या रिड्यूस्ड so that commercial banks can have more stock of money, उनके पास ज्यादा पैसा हो। जब कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा पैसा होगा, उनकी लेंडिंग पावर बढ़ जाएगी, their lending power will increase। जब इनकी लेंडिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो कमर्शियल बैंक्स विल गिव लोन एट लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन प्रोवाइड करेंगे। जब वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेंगे, जनरल पब्लिक विल बी एनकरेज टू टेक लोन। encouraged टू टेक लोन्स। जब वो ज्यादा लोन लेंगे, उसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू विच मनी सप्लाई विल बी इंक्रीज्ड। मुझे बताओ, ये दोनों केसेस सारे बच्चों को क्लियर हो गए? यस मैम। ओके, अभी आ जाते हैं पहले पॉइंट पर, विच इज बैंक रेट। यहां पर बैंक रेट में क्या है? बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को ग्रांट करते हैं विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। तो अगर कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए, तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, सेंट्रल बैंक उनको लोन प्रोवाइड करेंगे, और यहां पर उन्हें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ेगी, वो अपने रिजर्व में से पैसा निकाल सकते हैं। उसको हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं और बैंक रेट भी बोलते हैं। सो बैंक रेट क्या हुआ? एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक lends to commercial bank without any collateral security। बेटा just give me a minute।
ओके ओके, सो यहाँ पर बैंक रेट आपका कौन सा रेट हो गया? एक ऐसा रेट जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को उधार देता है बिना किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के, बिना किसी कोलेट्रल सिक्योरिटी के, बिना किसी चीज को गिरवी रखवाए जब उधार या लोन दे देता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को, उसको हम बैंक रेट बोलते हैं. सो बैंक रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स to commercial bank without any collateral security for the purpose of loan. यहां पर इन दिस सिचुएशन, अब अगर एक्सेस डिमांड मतलब इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, तो यहां पर क्या होगा? सेंट्रल बैंक रेजेस बैंक रेट, that discourages commercial bank in borrowing from central bank. It will increase the cost of borrowings of commercial bank. It will force commercial bank to increase their lending rates, which will discourage the borrowers from taking the loan. And जब borrowers उधार नहीं लेंगे तो लोग फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से मनी का फ्लो कंट्री में रिड्यूस हो जाएगा. High rate of interest induces household to increase their savings by restricting expenditure on consumption. तो जब वो लोग उधार कम लेंगे, कंजम्पशन कम होगा कंट्री में, मनी का फ्लो अपने आप क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा. Thus expenditure on investment and consumption will be reduced, which will control the excess demand leading to inflation. मुझे बताओ क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? Ma'am, can you please repeat this once again? हाँ, देखो बेटा, इसको दोबारा से पूरा बता देती हूँ. अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, एक्सेस डिमांड का मतलब मनी का फ्लो ज्यादा है, लोग ज्यादा चीजों को डिमांड कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा. तो सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर देगा बैंक रेट, जो हमने ऊपर पढ़ा था, सारे के सारे रेट्स बढ़ जाएंगे, ऑल रेट्स, नॉट ओनली बैंक रेट, ऑल रेट्स विल इंक्रीज. जब रेट बढ़ेंगे तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक कभी भी उधार नहीं लेगा. इट विल डिस्करेज कमर्शियल बैंक्स इन बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक, as it will increase the cost of borrowing, क्योंकि उनकी cost of borrowing ज्यादा हो गई, उन्हें उधार लेने में ज्यादा rate of interest देना पड़ रहा है. It forces commercial bank to increase their lending rate. अब कमर्शियल बैंक जब अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा, तो जो हमारे जैसे लोग हैं जो बैंक से पैसा उधार लेते हैं, बोरोवर्स डिस्करेज हो जाएंगे फ्रॉम टेकिंग लोन. जब वो उधार नहीं लेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी कंट्री की कम हो जाएगी. हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंड्यूसेस हाउसहोल्ड, अब वो जब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो अपने पैसे को क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं. ठीक है ना? इफ देयर इज लेस इन्वेस्टमेंट इट मींस देयर आर मोर सेविंग्स. ये हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट में पढ़ा था. ठीक है ना? सेविंग्स ज्यादा कर रहे हैं और कंजम्पशन के ऊपर खर्चा कम हो रहा है कंट्री में. जब एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों पे कम हो जाएगा तो उससे कंट्री में मनी का फ्लो विल बी कंट्रोल्ड and excess demand will also be controlled. प्रतीक्षा समझ में आया बेटे? Yes, ma'am. ओके, अब आ जाते हैं सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. अगर कंट्री में डिफ्लेशन है, तो बैंक रेट को क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा. अब इससे कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा बोरो करना चाहेंगे सेंट्रल बैंक से. रीजन क्या है? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स जो है वो डिक्रीज हो गई है. कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स आर बीन डिक्रीज्ड. जब कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स डिक्रीज हो जाएंगी तो कमर्शियल बैंक्स अपने खुद के भी रेट को डिक्रीज कर देंगे. दे विल रिड्यूस देयर लेंडिंग रेट्स, जिससे हमारे जैसी जो जनरल पब्लिक है, इट विल एनकरेज द बोरोवर्स फॉर टेकिंग लोन. जब ज्यादा लोन लोग लेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी. अब जब लोग इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं तो यानी उनकी सेविंग्स कम हो गई और लोगों ने अपने कंजम्पशन के ऊपर खर्चा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से expenditure on investment and consumption will increase and it will control the deficient demand. यानी कंट्री में मनी का फ्लो will increase. That is, the flow of money will be increased. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट विच इज रेपो रेट. रेपो रेट का मतलब होता है रीपर्चेज रेट. रीपर्चेज रेट का मतलब सेंट्रल बैंक जब उधार देता है कमर्शियल बैंक को अगेंस्ट सम कोलेट्रल सिक्योरिटी. व्हेन सेंट्रल बैंक, अगर तुम लोग ये वाली डेफिनेशन नहीं पढ़ोगे तो ये पढ़ लेना. व्हेन सेंट्रल बैंक ग्रांट्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स,
against the collateral security, यानी किसी भी चीज को गिरवी रखने के बाद जब कमर्शियल बैंक अपनी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज को गिरवी रखती है, उनको प्लेज कर रही है, मॉर्टगेज कर रही है सेंट्रल बैंक को, और तब सेंट्रल बैंक उधार दे रहा है किसी सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसको रेपो रेट कहा जाता है. व्हेन सेंट्रल बैंक ग्रांट्स लोन या लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स against the collateral security, it is known as repo rate. So repo rate is a rate at which commercial bank borrows money from central bank for short period by selling their financial securities to the central bank. अब these securities are pledged. Pledge का मतलब गिरवी रखना, mortgage करना कुछ समय के लिए. Pledge as a security for the loans. It is called repurchase rate and it involves commercial bank in selling the securities. Commercial bank या तो इन securities को बेचेंगे central bank को, या फिर वो उन securities को गिरवी रखेंगे central bank के पास. To RBI, यानी उन्होंने बेच दिया RBI को, to borrow money with an agreement to repurchase them later, यानी उन्होंने उन सिक्योरिटीज को बेच दिया और एक अग्रीमेंट साइन हुआ. सपोज मैंने कहा प्रतीक्षा को कि प्रतीक्षा मुझे थोड़े टाइम के लिए लोन दे दो, तुम मुझे 20 लाख का लोन दे दो. तो प्रतीक्षा कहेगी ठीक है मैम, मैं आपको लोन दे देती हूँ, लेकिन आपको अपनी कोई एक ऐसी चीज जिसकी रेट उससे ज्यादा है आपको मेरे पास रखवाना पड़ेगा. तो मैंने एक ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 50 लाख रुपए थी वो प्रतीक्षा को बेच दी और एक अग्रीमेंट साइन करवा लिया कि जब मैं प्रतीक्षा तुम्हें तुम्हारा पैसा लौटाऊंगी विद इंटरेस्ट, तो तुम ये प्रॉपर्टी मुझे मेरे नाम पर वापस कर दोगी. तो यानी वो क्या हुआ, इट इज अ काइंड ऑफ अ रीपर्चेज अग्रीमेंट कि लेटर ऑन व्हेन आई विल रिटर्न बैक योर मनी आई विल रीपर्चेज माय प्रॉपर्टी फ्रॉम यू व्हिच आई हैव जस्ट सोल्ड यू, बिकॉज मैंने तुमसे कुछ पैसे उधार लिए हैं. तो छोटे टाइम पीरियड के लिए जब सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक पैसा उधार लेता है तो वो उनको सिक्योरिटीज बेच देते हैं एक अग्रीमेंट को साइन करते हुए कि जब हम ये पैसा लौटाएंगे तो हम अपनी सिक्योरिटीज को क्या करेंगे, रीपरचेज करेंगे. और ये जो अग्रीमेंट है ये एक स्पेसिफिक डेट और एक प्राइस के ऊपर क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है कि इतने पैसों में ये सिक्योरिटीज वापस खरीदी जाएंगे और इतनी इतनी डेट में ये सिक्योरिटीज वापस खरीदी जाएगी. मुझे बताओ रेपो रेट क्लियर हुआ बच्चों? Yes, ma'am. Okay. So keeping securities and borrowings in repo rate in the situation of excess demand जो हमने पढ़ा है, it increases the repo rate, discourages the commercial bank in borrowing. जब repo rate बढ़ जाएगा यानी कि रीपर्चेज रेट वो पहले ही सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कह रहा है आपको बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज रखनी पड़ेगी, तो कमर्शियल बैंक कहेगा मुझे बोरो ही नहीं करना. इट विल डिस्करेज कमर्शियल बैंक इन बोरोइंग्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक एंड इट विल बिकॉज इट हैज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स, इट विल फोर्स कमर्शियल बैंक टू इंक्रीज द लेंडिंग रेट. हमारे जैसे लोगों से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे. बोरोअर्स विल गेट डिस्करेज्ड. इससे जो है इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इन्वेस्टमेंट कम होगी तो सेविंग्स बढ़ेंगी. एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगा. जब एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन कम हो रहा है तो इट विल कंट्रोल एक्सेस डिमांड, दैट इज इट विल रिड्यूस इन्फ्लेशन या मनी फ्लो. अब आ जाता है इन द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड यानी डिफ्लेशन के टाइम पर क्या होगा. Central bank decreases repo rate. It will encourage commercial banks in borrowing because it decreases the cost of borrowings of commercial bank. Decrease in repo rate makes commercial bank to decrease their lending rate. जब lending rate कम हो जाएंगे तो it will encourage borrowers from taking loan. It will encourage investment. Low rate of interest induces household to decrease their savings. Savings कम हो जाएंगी तो expenditure on consumption बढ़ जाएगा. एक्सपेंडिचर अगर इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन पर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेगा, डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करेगा. दैट इज इट विल इंक्रीज द मनी. अब आता है नेक्स्ट पॉइंट. आई विल टीच यू टिल रिवर्स रेपो रेट बिकॉज आई हैव अनदर क्लास एट 4. सो टुडे आई विल बी टीचिंग यू टिल दिस पार्ट. अच्छा, अभी आता है यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट.
रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है व्हेन सेंट्रल बैंक टेक्स लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, व्हेन सेंट्रल बैंक borrows from commercial bank. तो रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक. अगर एक्सेस डिमांड है तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से ज्यादा पैसा लेगा. एक्सेस डिमांड लीडिंग टू इन्फ्लेशन, reverse repo rate will be increased. It encourages the commercial bank to park their funds. Commercial bank to park their funds मतलब commercial bank gives more funds. Commercial banks give more funds to the central bank to earn high rate of interest. वो अपने पैसे को किसे दे देंगे? सेंट्रल बैंक को दे देंगे. अब जब उन्होंने अपने ज्यादा पैसे सेंट्रल बैंक को दे दिए तो कमर्शियल बैंक की खुद की लेंडिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और उससे एक्सेस डिमांड यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा. डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पर रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा. सेंट्रल बैंक कहेगा हम क्यों दे, कमर्शियल बैंक कहेगा हम क्यों दे सेंट्रल बैंक को पैसा, हम क्यों उनको ज्यादा पैसा दें जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ही हमें कम मिलेगा. तो इट विल डिस्करेज द कमर्शियल बैंक टू पार्क देयर फंड्स, ठीक है, टू द सेंट्रल बैंक. हेंस इट विल इंक्रीज द लेंडिंग पावर और कैपेबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक विच विल कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड. मुझे बताओ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट? हाँ बेटे. No, ma'am. ओके फाइन. अच्छा, द थिंग इज दैट वाइनबर्ग वाले जो बच्चे हैं, इफ इन केस दे आर नॉट अटेंडिंग द क्लास, ठीक है, किसी भी टाइम पर, इफ यू आर